त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से और एकदम जीरो लेवल, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हम त्रिकोणमिति को आज पढ़ने वाले हैं। और जीरो लेवल से स्टार्ट करके एकदम जितना भी लेवल होगा हाई लेवल तक जो आपके सिलेबस में होगा उस त्रिकोणमिति को हम लोग आज पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं त्रिकोण प्लस मिति। अब बात आया कि सर त्रिकोण का क्या मतलब होता है। जहां त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण, त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण, त्रि का अर्थ होता है तीन और मिति का अर्थ है मापना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। जहां त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण और मिति का अर्थ है मापना। अगर बात की जाए कि सर त्रिकोणमिति का संपूर्ण अर्थ क्या है, तो त्रिकोणमिति का संपूर्ण अर्थ होता है तीन कोणों को मापना। त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण और मिति का अर्थ है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ है तीन कोणों को मापना। अब माइंड में आपके आना चाहिए कि सर त्रिकोणमिति में तीन कोणों को मापने की बात की जा रही है, तो आखिर ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण बनते हैं। तो अब पहले हमें जानना होगा कि कोण क्या होता है। तो सभी को पता है कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। यह पहली रेखा, क्या यहाँ कोई एंगल बन रहा है? नहीं। अगर मैंने एक और रेखा ऐसे खींच दिया तो यहाँ कुछ न कुछ एंगल बन रहा है। तो हमें ये बात कब मालूम चला कि एंगल बन रहा है? जब यहाँ दो रेखाएं थी। तो बात सिंपल सी है कि दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। तो अगर त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति में कितने कोणों को मापने की बात की जाएगी? तीन कोण, क्योंकि त्रिकोण तीन कोण, मिति मतलब मापना। अब हमें जानना होगा कि तीन कोण किस आकृति में होते हैं। तो देखिए, अब किसी भी आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। तो अगर तीन कोणों को मापना है तो मतलब कंफर्म है कि आकृति में तीन भुजाएं भी होंगी। और अगर आकृति में तीन कोण है तो तीन भुजाएं होंगी। तीन भुजाएं क्यों होंगी? क्योंकि हमें पता है कि किसी आकृति में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। तो अगर तीन भुजाएं होंगी तो तीन कोण भी होंगे। तो तीन भुजाओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। मतलब त्रिकोणमिति के अंदर हमें त्रिभुज की स्टडी करना है। और जो त्रिकोणमिति की स्पेशल स्टडी होगी आपके क्लास 10th में, क्लास 10th लेवल तक त्रिकोणमिति की स्टडी आपको एक स्पेशल त्रिभुज पर कराई जाएगी जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज।
क्लास 10th के मैथमेटिक्स तक, क्लास 10th लेवल तक आपको जो त्रिकोणमिति की हम स्टडी कराएंगे वो किस पे कराएंगे? समकोण त्रिभुज पर। अब बात आई कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है। पहले आप थोड़ा फिगर का एनालिसिस करिए। ये एक त्रिभुज है। अभी हमने पढ़ा कोण के बारे में। क्या पढ़ा? दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। मतलब जहां पर दो रेखाएं होंगी उनके बीच जो भी झुकाव होगा वही एंगल कहलाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये आपकी पहली रेखा और ये आपकी दूसरी रेखा, इनके बीच कुछ न कुछ झुकाव है, मतलब यहां कुछ न कुछ एंगल बन रहा है। ये पहली रेखा और ये आपकी दूसरी रेखा, तो इनके बीच भी कुछ न कुछ एंगल बन रहा है। ये आपकी पहली रेखा और ये दूसरी रेखा, तो यहां भी कुछ न कुछ एंगल बन रहा है। तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण, क्योंकि ये त्रिभुज है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भुजाएं कितनी हैं? ए, बी, सी। ये जो किनारों पर होती है इसे भुजा कहते हैं। ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये और ये तीसरी भुजा। मतलब कि आकृति में जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण हैं। और आपने देखा कि हमें त्रिकोणमिति में 3 कोणों की स्टडी करनी है, और 3 कोण किस आकृति में? त्रिभुज में। और जो हमारी स्पेशल स्टडी होगी त्रिकोणमिति की क्लास 10th के लेवल तक, वो किस त्रिभुज पर होगी? समकोण त्रिभुज पर। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? 3 कोणों को मापना। 3 कोण किस आकृति में होंगे? त्रिभुज में होंगे। और हमें किस त्रिभुज की स्टडी करनी है? समकोण त्रिभुज की। पहले इतनी बातें आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। त्रिकोणमिति में जो हम लोगों की स्पेशल स्टडी होगी वो किस त्रिभुज पर होगी? समकोण त्रिभुज पर। अब बात आई कि सर समकोण त्रिभुज क्या है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये एक त्रिभुज है, इसका नाम रखते हैं PQR। इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। तो बाकी के एंगल से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी के एंगल से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमें बस एक एंगल को देखना है। कोई भी त्रिभुज है, अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का है तो मतलब कि वो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। अब यहां भी 2 रेखाएं हैं तो यहां भी कुछ न कुछ एंगल बन रहा होगा, यहां भी 2 रेखाएं हैं, यहां भी एंगल बन रहा होगा। हमें इन दोनों एंगल से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है अर्थात वो 90 अंश का है तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। अब बात आती है कि सर समकोण त्रिभुज में स्पेशली कौन सा प्रमेय यूज होता है? तो समकोण त्रिभुज में
हमेशा एक प्रमेय का यूज होता है जिसका नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय, जिसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अब बात आई कि सर पाइथागोरस का प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस का प्रमेय होता है किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है ना, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होगी? तो किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। कौन होती है? ये कर्ण, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। और ये जो भुजा ऐसे आपको दिख रही है, ये है आधार, और इस भुजा को कहा जाता है लंब। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग कर दीजिए। तो बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। तो कर्ण को हम क्या लिख देते हैं? कर्ण। इसका क्या करना है? वर्ग करना है, स्क्वायर हो गया। तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं की, दोनों छोटी भुजाएं कौन है? एक आधार और एक लंब। लंब को n से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं और आधार को e से। तो ये लंब और आधार ये क्या है? छोटी भुजा है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। यही है पाइथागोरस का प्रमेय। इतनी बातें आप लोग समझ सकते कि त्रिकोणमिति, तो हमने पढ़ा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति स्टार्ट नहीं कर दी। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का अर्थ है तीन कोण और मिति का अर्थ है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का पूरा अर्थ है तीन कोणों को मापना। तीन कोण किस आकृति में होते हैं? त्रिभुज में। और जो हम स्पेशल अध्ययन करेंगे वो हम लोग करेंगे समकोण त्रिभुज पर। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय यूज होता है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतनी ही बातें आपको फिलहाल अभी बता। त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज के बारे में। अब समकोण त्रिभुज में एक चीज को पहचानने में बड़ी समस्या होती है कि सर इसमें लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में एक एक चीजें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं और जीरो लेवल से शुरू करके हर एक क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा। बेसिक चीज सीखेंगे एकदम कि समकोण त्रिभुज में लंब कॉमा आधार, लंब आधार एवं कर्ण की पहचान। कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम कैसे पहचानेंगे कि लंब क्या है, कर्ण क्या है और आधार क्या है। जैसे ये आपका एक त्रिभुज है बच्चा, ए बी और सी। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है।
अब ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ये है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है और हमको पता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात आई सर इसमें कैसे पहचानेंगे कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कर्ण की पहचान। किसकी पहचान? कर्ण को कैसे पहचानते हैं? तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये वाली जो भुजा है ऐसे है, ये सीधा है कि नहीं है? जो ये वाली भुजा है ऐसे है, ये भी सीधे है, लेकिन जो ये भुजा है ये कुछ इस प्रकार है, राइट? तो जो भुजा समकोण त्रिभुज में जो भुजा तिरछे होती है, तिरछे है ना, उसे हम लोग कह सकते हैं कर्ण। क्या कह सकते हैं? तो पहली पहचान क्या हो गई कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भुजा क्या होगी? तिरछी होगी, मतलब सीधा नहीं होगी, वो ऐसे रहेगी। अगर ऐसे है स्ट्रेट है, ऐसे है तो भी नहीं। अगर तिरछे है वो मतलब कुछ इस टाइप की है तो वो क्या होगी? कर्ण होगी। ये पहला तरीका है कर्ण को पहचानने का। जो भुजा तिरछी होती है वो कर्ण होती है। दूसरा तरीका क्या है कर्ण को पहचानने का? मैं हर तरीके से आपको अलग अलग तरीके से मैथ को पढ़ाऊंगा। इसी कर्ण को पहचानने का एक और तरीका है, किसी समकोण त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी होती है, क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। जैसे ये भुजा जो भी होगी, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो जो ये कर्ण होगा ये 5 होगा। कितना होगा? 5। इसकी लंबाई ज्यादा होगी। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा। ये दूसरा तरीका है कर्ण को पहचानने का। अब हम लोग आएंगे तीसरे तरीके कि तीसरा तरीका कौन सा है जिससे हम कर्ण की पहचान कर सकें। ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में आपको ये बात तो पता ही है कि 90 अंश का कोण कहां बन रहा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है? ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन है? AC ही तो है। तो ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। मतलब समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। अब मैंने आपको 3 तरीके बता दिए कर्ण को पहचानने के। अब कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर आपके पास थोड़ा भी सेंस है तो आप उस समकोण त्रिभुज में ये बात जरूर पहचान लेंगे कि इस आकृति में कर्ण कौन है। पहला तरीका क्या था? जो कर्ण होगा वो तिरछे होगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण। तीसरा तरीका क्या है कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। एक और आप कह सकते हैं कि जो कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा। तो कर्ण को पहचानने के 3 तरीके मैंने आपको बताए। पहला, तिरछी भुजा होगी। दूसरा, ये सबसे बड़ी भुजा होगी। और तीसरा, ये 90 अंश के सामने की भुजा। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए।